और यज्ञोपवीत संस्कार का कोई इससे लेना देना नहीं है कि यह ब्राह्मण ही करेगा। हमने कहा कि डिस्टॉर्शन इतना हो गया है, इतनी गाड़ी पटरी से उतर गई है कि आपने गलत चीजों को गलत तरीके से अपने अंदर जम कर लिया है। हर एक का होता था, न उसमें कभी कोई दलित था, न कोई यादव था, न ठाकुर था, न ब्राह्मण था, सबका काम बटा हुआ था। ये जो कास्ट का जो पूरा का पूरा जहर है, ये कब से शुरू हुआ, इसको भी पढ़ लीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहां यह हुआ नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में जो जानकार बताते हैं कि जब बच्चा अपनी मां की गोद से स्कूल या गुरुकुल जाने के लिए तैयार होता है, तब उसका कोई 6 साल या 5 साल या 7 साल या 8 साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। उसके पीछे थ्योरी क्या थी कि वो जो जनेऊ संस्कार है उसका सिर्फ इतना ही अर्थ था, ये जनेऊ जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और फिर वो बच्चा गुरुकुल पढ़ने जाता था। सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन, परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जिस उम्र में आपके यहां यज्ञोपवीत संस्कार होता है और बच्चे को यह बताया जाता है कि ये जो लड़की है, जो छोटी है, बड़ी है, ये मां है, ये बहन है, ये सब सिर्फ तुम्हारी मां है, बहनें हैं, उसकी आंखों के अंदर उसके अलावा कोई दूसरी तस्वीर नहीं पैदा होती। लेकिन उसी उम्र में उनके यहां भी एक संस्कार होता है। जो लोग सभ्यताओं की बात करते हैं, मैं सभ्यताओं में खुले में बात कर रहा हूं। उस संस्कार में क्या होता है, यह सब आपको पता है। फिर आप उससे उम्मीद करते हैं वो उस तकलीफ को पूरी उम्र याद रखता है और बदला लेने के लिए वो कुछ भी करता है। दो सभ्यताओं का फर्क है। कम से कम कुछ लोग जो उस वक्त ईमानदार थे, लेकिन हमारे यहां की बौनी राजनीति ने सत्ता का अपना एजेंडा था, उनसे आज आप नफरत कर सकते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा समाज किसी भी चीज को तथ्यों के आधार पर बात करता है। 1946 में चुनाव हुआ भारत में। एक पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आप सब जानते होंगे। उस चुनाव में मुद्दा यह था कि भारत का विभाजन होकर के पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 475 सीटों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मोरलेस भारत के 99% मुसलमानों ने भारत के विभाजन के हक में वोट दिया। मुल्क बढ़ गया, लेकिन यहां से 2% लोग नहीं गए। यहां तक भी ठीक है। यह मैं इस रेफरेंस में लेके आना कहना चाहता हूं, जाके आप आज की स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर 1947 के बाद बैन लगा। आप सबको आरएसएस के बैन लगने का तो पता है, इसके बारे में तो बहुत बताया जाता है। इसके बारे में नहीं बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे भी बैन लगा था। लेकिन आप देखें कि जो उनका संविधान था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो एज इट इज रहा। आजकल तो नाम बदलने का फैशन है। नाम बदल लीजिए, कोई फर्क क्या पड़ता है। यह बात अलग है कि जिन्होंने नाम बदले हैं उन्हें अपना ओरिजिनल नाम जल्दी याद आने लगा है, आजकल आ रहा है। और नाम भी आपको बता दूं कैसे मजाक से बदले गए हैं। हिंदू थे तो नाम था ओम प्रकाश, कन्वर्ट हुए तो नूरे इलाही हो गए। जो भगवान दास थे वो गुलाम नबी हो गए। तो आपने
कुछ बदला नहीं, ट्रांसलेट करके नाम बदल के उधर चले गए। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो संविधान था उसमें डॉट भी चेंज नहीं हुआ। बैन लगने के बाद उस पार्टी का नाम हो गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। यह रेफरेंस इसलिए लाना जरूरी है, पूरे देश में उस जमाने जिन्ना साहब और खलीकुज़्ज़मा जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त मुस्लिम लीग के, सबने ढिंडोरा पीट पीट के पूरा देश में कहा पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, मुसलमानों के लिए बनेगा। जिन्ना की हिस्टोरी का तकरीर है, वो इतिहास में आपके अभी मौजूद है। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनका नजरिया अलग है, इनकी सोच अलग है, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस बुनियाद पर टू नेशन थ्योरी खड़ी हुई। वो क्या हालात हुए, कैसे हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक मुल्क बना मजहब के नाम पे। लेकिन कमाल यह है कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के लिए मैंडेट मांगा, भारत का विभाजन किया, पाकिस्तान के उस रेजोल्यूशन को पास किया, उस सब के बाद थोड़ी देर के लिए 1947 से 2019 में आ जाइए, भारत की पार्लियामेंट में एक घटना घटी। कुछ लोगों के लिए वो दुर्घटना है। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, इस पे चर्चा हुई, आप सब जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी का टाइम होता है, वो बोलते हैं। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जिन पार्टियों ने इस पे रुख सरकार के फेवर में रखा नहीं रखा, मुझे उनमें सिर्फ दो ही लोगों का चरित्र जो है दुनिया के सामने उजागर करना है। एक पार्टी थी कश्मीर की जिसका नाम था पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जिसकी सदर हैं, और एक पार्टी थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आप लोगों ने डिबेट सुनी थी कि नहीं? अगर नहीं सुनी थी तो मेरी आप सबसे इसलिए गुजारिश है कि उसको सुनिए जरा ध्यान से। हो सकता है कि इस जोश में आपने न सुना हो कि बिल तो पास हो ही गया, अब देखेंगे, इस चक्कर में आपने तकरीर नहीं सुनी है। लेकिन वो तकरीर इतिहास में जाएगी। जो पढ़ा लिखा समाज है उसको उस भाषण को सुनना चाहिए। किसी मीडिया के लोगों ने, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने उस आदमी को, उस पार्टी के लोगों को अपनी डिबेट में नहीं बुलाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसका चार्टर जिसने पाकिस्तान को बनाया, जिसने इस मुल्क को बांटा, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बशीर पूरी ताकत के साथ कहता है कि यह हिंदुस्तान के आईन यानी संविधान, उसके खिलाफ यह कानून बनाया जा रहा है। यह गांधी के मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। क्यों नहीं पाकिस्तान से जब आप हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को बुला रहे हैं, तो मुसलमान को क्यों रोका जा रहा है? ऐसा तो गांधी के ख्वाबों का ये भारत नहीं था। अब जरा तस्वीर को देखिएगा। जिस मुस्लिम लीग ने इस देश को बांटा, जब गांधी कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, तब मुस्लिम लीग ने उसकी लाश भी बनने दी और पाकिस्तान भी बना दिया। और जब गांधी चिल्ला चिल्ला के कहता था, तब इनका इश्क जिना से चल रहा था, तब ये जिना की बात मान रहे थे, तब आपने मुल्क बांटा। वही पार्टी, वही चार्टर, वही संविधान। भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ इतना ही रुख बदला है, सत्ता के शीर्ष पे कोई और बैठा है। आप कैसे बदलते हैं तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता इतनी तेजी से। तो आपकी जब मर्जी थी, जब आप 9.7 करोड़ थे, तब आपने कहा कि हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकता। आपने मुल्क बना लिया, आर्मी बना ली, 70 साल जी के देख लिया उस इस्लामिक मुल्क में।
जैसा भी दिया, 21 लाख लोग रिकॉर्ड पे मारे गए हैं इस देश में, पार्टीशन में मारे गए हैं। उनके रिश्तेदार नस्लें आज भी मौजूद हैं। मेरा सवाल दूसरा है, जब 7.5 करोड़ थे तो तुमने मुल्क बांटा, मुल्क ले लिया। हमने उस मुल्क की तरफ मुड़ के नहीं देखा। आपने कैसा इस्लाम नाफिज किया है, कैसा नहीं किया है, क्या होता है नहीं होता है, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन इस 70 साल में मेरे पुरखे और आपके पुरखे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जानें दी, सत्याग्रह किया, कुछ भगत सिंह जैसे भी पैदा हुए और सुभाष चंद्र जैसे भी पैदा हुए, वीर सावरकर भी हर आदमी ने अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ी। लेकिन उन सब की लड़ाई के बाद उनको यह नहीं पता था कि हमें सिर्फ इतना सा टुकड़ा मिलेगा। हमने तो पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह बात अलग है कि सत्ता के शीर्ष पे जाने वालों ने बहुत जल्दी में इस मुल्क को बांट करके कहा कि अच्छा आप ले लीजिए, अब इधर का प्रधानमंत्री मैं हो जाता हूं, उधर के आप हो जाइए। लेकिन उस सब के बाद हजारों करोड़ों लोगों ने 70 साल में इस देश को देश बनाया है। हजारों करोड़ों लोगों ने अपने पुरुषार्थ से अपनी जवानी, अपना पूरा पूरा घर होम कर दिया। लोगों ने इस देश में 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए लग टैक्स देने वालों ने इस देश में हाईवे बनाए, जहाज बने, मंगल ग्रह पे कोई जा रहा है, आज फुटबॉल की टीम कहां है, हॉकी की टीम कहां, तमाम जितना भी विकास किया वो मेरे और आपके पैसे से हुआ। अब जब यह मुल्क पूरी दुनिया में अपनी इज्जत को दोबारा से पा रहा है, जब अपने खोए हुए पुरुषार्थ को जीने की तरफ बढ़ रहा है, जब दुनिया इसका लोहा मान रही है, वही मुस्लिम लीग का मुनाफिक मक्कार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को यहां क्यों नहीं रखा जाता। मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा से पाकिस्तान बनाना है क्या? तुम्हारा एक ही चीज के ऊपर 2 रुख कैसे हो सकते हैं? अगर जब तुम गलत थे तो आज सही कैसे हो, और जब सही थे तो आज गलत कैसे हो तुम? यह तो तुमको बताना होगा कि तुम भारत में हजारों करोड़ों लोगों ने अपने घर बार को मरने जीने के बावजूद भी इस मुल्क को इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज दुनिया के अंदर पाकिस्तानी भी जब इंग्लैंड में घूम रहा होता है तो पासपोर्ट लेके नहीं चलता है, नाम बताता है जहीर कहां से आए हो, हिंदुस्तान से। उसको मालूम है कि हिंदुस्तान कहने से इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान कहने से अंदर कर दिए जाएंगे। ये 70 साल में हमने इज्जत पाई है, बड़ी इसकी कीमत दी है हमने। लेकिन 70 साल के बाद उसी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए तुमने 2 मुल्क बना दिए थे, उसी मुसलमान को जो तलवार लेकर के, जिसके साथ आपने 3 युद्ध किए हैं, 40 साल से प्रॉक्सी युद्ध बर्दाश्त कर रहे हैं, हजारों सैनिक मारे गए हैं, आज यही मुसलमान कहता है कि आप उसे क्यों नहीं आने देना चाहते? आप कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, वो भी कह रहे हैं। एक सम्मेलन में गए थे अभी, वहां कह के आए कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं, अगर यहां आ गए तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं तो जैसे भी हैं यहां के मुसलमान, कितने भी मुनाफिक और मक्कार हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, इमरान खान और पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश और 57 इस्लामिक मुल्क, सऊदी अरब से लेके ईरान, इराक, जितने भी हैं, कुवैत, पिछले 70 सालों में बता दे किसी एक मुसलमान ने पाकिस्तान की नागरिकता मांगी कि नहीं मांगी? अगर हिंदुस्तान का हिंदू इंटॉलरेंट था, दंगाई था, मुसलमानों को मार रहा था, उनके मजहब की पहचान को मिटा रहा था, एक मुसलमान इस देश में निकल के ना तो 57 देशों में उन्होंने शरण मांगी, ना पाकिस्तान में मांगी, ना बांग्लादेश में मांगी। और उस सब के बावजूद की स्थिति यह है कि जो अपने आप को इस्लाम के नाम पे जिसने खड़ा किया, उस मुल्क के 2 लोग यहां आए हुए हैं। यह काम भी एक हिंदू राजा के हाथ से ही होना था। अदनान शामी और निकाह की हीरोइन सलमा आगा ने भारत की नागरिकता मांगी है। उनसे पूछो कि भाई वहां कौन महफूज नहीं है? हमारे यहां से तो ना मुसलमान जा रहा है ना हिंदू जा रहा है, तुम्हारे यहां से हिंदू भी आना चाहता है और मुसलमान भी आना चाहता है। बताओ है कौन? हम कहां हैं, तुम कहां हो? हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती।
लेकिन आपके देश में, आपकी पार्लियामेंट में ऐसे भी जोकर बैठे हुए हैं कि उनको लगता है कि इस देश में बोलने की आजादी है। यह बात अलग है कि आपके राज्य में बोलने की आजादी की वजह से मेरा जयपुर का प्रोग्राम रोक दिया गया। इसलिए मैंने आपको दो बार धन्यवाद इसलिए नहीं दिया है, इसलिए दिया है कि आप बहादुर लोग हैं। और मैं कभी सरकारों पर टिप्पणी नहीं करता, वर्तमान राजनीति पर नहीं करता। मेरे फोकस में न ये पार्टी न वो पार्टी मेरे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। मैं जब तक बोल रहा हूं, जब तक मेरी आवाज में जान है, मेरे केंद्र में राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप किस पार्टी को वोट देते हैं, किस पार्टी को वोट नहीं देते, यह आपका निजी मामला है। मेरी सारी तकलीफ यह है, अपने पुरुषार्थ को पहचानिए, अपने इतिहास को पहचानिए। पीडीपी का एमपी फैयाज नाम का, लोकसभा में जब बहस चल रही थी तो उसने कहा कि देखिए साहब, ये क्या तरीका है, 370 हमसे ले ली जैसे उनके पिताजी की थी। देखिए, निकाह हलाला की दुकान हमारी बंद हो गई और राम मंदिर पे फैसला भी ऐसा दे दिया जैसे कोर्ट हमारी है। आखिर में बात करते करते मेरा बड़ा दिल था, काश मेरी हैसियत ऐसी होती कि मैं उसको वहीं एक्सपोज करता, लेकिन मैंने कहा वहां नहीं जा सकता तो यहां तो कर ही सकता हूं। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर राज्य जब बना तो भारत के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां थी मैं नहीं जानता। कुछ मजबूरियां होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उन्होंने किन मजबूरियों के चलते 370 दिया? 370 में सिर्फ इतना ही था कि भारत की सुप्रीम कोर्ट और भारत की संसद की लिमिटेड पावर थी। यहां तक भी ठीक था, इस पे भी कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। लेकिन जघन्य अपराध जो किया, मैं किसी कारण से यह बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं कि जो पीडीपी के लोगों ने भाषण दिया है, उन बेहया और बेशर्मों ने जो भाषण दिया है, एक आदमी खड़े होकर गलेवान पकड़ लेना चाहिए था किसी को, लेकिन नहीं पकड़ा। पूरे देश में सन्नाटा है, किसी एडिटोरियल में नहीं लिखा गया, किसी ने खबर नहीं छापी, किसी ने इंटरव्यू नहीं छापा। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डाल करके उस वक्त के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के एक आदेश को भारत के संविधान में धारा बना के जोड़ दिया। उस धारा का नाम था 35A। उस 35A जो स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए बनी थी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप सोए नहीं थे, बल्कि आपको सुला दिया गया था। आपकी गिनती देख के मुझे लगता है कि आप जागने की पूरी कोशिश में हैं। आप जाग रहे हैं, इसीलिए लोगों को चिंता हो रही है। लोग चाहते थे कि आप सोते रहें। वो जो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो आदेश दिलवाया गया, उसको जब आपने भारत के संविधान में जोड़ा, उसे आपने आर्टिकल 35A का नाम दिया। उस पे चर्चा कभी नहीं हुई भारत के संसद के अंदर, रखा तक नहीं गया। इसी को हमारी टीम ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इशू क्या है? 370 से ज्यादा बड़ा खतरा और ज्यादा खतरनाक, और मैं यह कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में जो अलगाव, जो आतंक जो फैला है, उसकी जड़ में 35A थी। यह धारा नहीं हटी है, यह जम्मू कश्मीर में आतंक को समाप्त करने का सिलसिला शुरू हुआ है।
मैं बताता हूं आपको, आपने भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जोड़ा, लेकिन मजबूरी देखिए, कश्मीर के उस वक्त के महान लीडर जो कश्मीरियत की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा संविधान, उनका 1956 में उनका संविधान, जो जम्मू कश्मीर में भारत एक राज्य था जहां उनका एक अलग संविधान था, वो 56 में ड्राफ्ट तैयार हुआ और जनवरी 57 में वो संविधान बनके जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। क्या कभी आपने देखा था, सुना था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है? कभी सोचा था, कभी पढ़ा था, कहीं किसी किताब में, कहीं रेफरेंस में आया था, कहीं किसी लॉ के स्टूडेंट को बताया गया था, कभी भारत की संसद के बाहर, कभी जुडिशरी के अंदर कहीं चर्चा हुई थी कि एक संविधान इस देश में है? यह पहला दुनिया का एक देश है जिसके आजाद होने के बाद उनका संविधान भी अलग था, उनका प्रधानमंत्री था, उनकी विधानसभा का टर्म भी 6 साल था, वहां सदर रियासत भी था, वहां भारत का संविधान और आईपीसी लागू नहीं होती थी, लेकिन फिर भी देश चल रहा था। यह सब आप दे चुके थे, लेकिन उनकी मक्कारी देखिए, वो कितने शार्प लोग थे, वो कितने एंटी हिंदू और एंटी इंडिया थे। यह देश सो रहा था, इसलिए उन्हें इससे बढ़िया माहौल मिल ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि हम भारत का संविधान, जिसके अंदर यह आर्टिकल 35 है, हम जब जम्मू कश्मीर के संविधान में इसको लाएंगे तो हम इसके लागू करने की डेट 1944 रखेंगे। यह पूछना चाहिए था सबको कि 1944 क्यों रखेंगे? 1944 को तो भारत आजादी नहीं हुआ था। मैं होता तो कहता 1944 क्यों रख रहे हो, 632 रख लो, पूरी तमन्ना पूरी करो, अधूरी क्यों कर रहे हो? यह सवाल उठने चाहिए थे कि नहीं उठने चाहिए थे? यह सवाल आज भी नहीं हमारे यहां कोई पूछना चाहता। तो जो हमारी आज स्थिति है, अगर उसकी जड़ को नहीं पहचानेंगे तो फिर आप सही तरीके से दवा नहीं कर पाएंगे। और अफसोस है कि आप तो चाणक्य के देश के लोग हैं। वो तो समस्या को पता करता था और सारे काम छोड़ देता था। एक ही रेफरेंस है उसका कि एक दिन वो जा रहा था, रास्ते में उसके गोखरू का कांटा चुभ गया, उसने कांटा निकाल के फेंका नहीं, दे के जेब में रख लिया उसने, और गया ही नहीं, पूरा दिन का उसने काम ही मुलतवी कर दिया, वापस लौटा और ये देखता रहा कि ये गोखरू का कांटा कहां से निकला होगा। 2-2, 3-3 मीटर की दूरी पर उसने देखा कि एक कांटे का पेड़ है, उसमें बहुत सारे गोखरू लगे हुए हैं। उस पे निशान लगा के वापस घर चला गया। दूसरे दिन सुबह आया, बाल्टी भर के मट्ठा लाया और उसकी जड़ में डाल दिया। यह देश चाणक्य का देश है, जो जड़ में मट्ठा डाल के समाप्त कर देता है पूरी पूरी उसको, समस्या को। ऐसा देश पत्तों पे पानी लगा रहा है। चाणक्य के देश में बीमारियों को पलने दिया गया। चाणक्य के देश में जड़ से किसी समस्या को समाप्त न करें, क्योंकि उसे समाप्त करने में थोड़ा सा बिखराव होगा और हमारी सत्ता जा सकती है। इसलिए इस देश में हुआ क्या कि 1944 की डेट रखी उन्होंने, और यह डेट इसलिए रखी कि आर्टिकल 35A जो भारत के संविधान से निकल के जम्मू कश्मीर के आईन में चला गया, उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बात की ताकत दी जाती है, इस धारा के तहत ताकत दी जाती है कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में रहने, बसने, नौकरी करने, कारोबार करने के लिए वहां की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती थी। आपके देश में एक नया देश चल रहा था। आपके सेकुलर डेमोक्रेटिक देश के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन गई थी, क्योंकि मुसलमानों की गिनती वहां 71% है। उसी धारा की वजह से उन्होंने 1944 की डेट क्यों रखी? अगर शायद कोई 5% लोग पिछले 50 साल में कहीं चर्चा में उठा देते पार्लियामेंट के अंदर, तो इस देश में जो बुरा वक्त, जो घिनौना अपराध हुआ है, वो पहले समाप्त हो जाता। 1944 के बाद पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, मीरपुर से कश्मीर का जो बॉर्डर लगा हुआ था पंजाब से, वहां से जो लोग आए वो 5600 परिवार थे। मैंने इसलिए कहा कि कितने शातिर, कितने एंटी हिंदू,
कितने एंटी इंडिया जहर भरा हुआ था उस वक्त के लीडरान के अंदर। कितनी तेज निगाह थी कि जब पलायन हो रहा था, लोग अफरा तफरी में इधर से उधर भाग रहे थे और लोगों को यह नहीं लग रहा था कि कौन कहां ठहरेगा, उस वक्त भी वो गिद्ध जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लीडरशिप ने क्या किया, कहा कि ये जो 5600 परिवार आए हैं, या नहीं 1944 से लेकर 1954 तक जो लोग माइग्रेट करके जान बचा करके पाकिस्तान के कश्मीर वाले इलाके से भाग के इधर आए थे, उनकी निगाह लगी हुई थी कि इसमें कौन कौन है। वो 100% डोगरा थे, हिंदू थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे। इसलिए कहा कि 1944 की डेट हम इसलिए लगाएंगे कि जो उसके बाद आएगा हम उसको नागरिकता नहीं देंगे। वो लोग जो 5600 थे, आज उनकी गिनती 7.5 लाख है। आपको यह जान के ताज्जुब होगा, पिछले 70 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर वो वोट नहीं दे सकते थे। बिना वोट के 70 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, और क्योंकि वो हिंदू थे तो जम्मू कश्मीर सरकार ने उनको नागरिकता नहीं दी। वो ना कारोबार कर सकते थे, ना वोट दे सकते थे, ना चुनाव लड़ सकते थे, ना केंद्र सरकार की किसी नीति योजना का उनको फायदा मिल सकता था। लेकिन इस पे सवाल किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि लोगों को लगा क्या फर्क पड़ता है, जम्मू कश्मीर का मामला है, प्रॉब्लम तो जब हमारे घर पे होगी तब हम करेंगे। ये प्रॉब्लम आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा। सत्ताएं रहेंगी, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को बाहर आना पड़ेगा। ये जिन खतरों की आप चिंता कर रहे हैं, उस खतरे की चिंता मुझे नहीं है। 4 राज्यों का देश, 20 करोड़ पॉपुलेशन। ऐसा लगता है कि भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा, एक देश है उसमें 4 राज्य है, टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है। वहां फौज भी है, वहां पुलिस भी है, वहां F-16 भी है, संविधान भी है, शरिया भी है, और सब कुछ उनकी चलती है। इतनी फौज, इतने हवाई जहाज, इस सब के बावजूद भी वो मुल्क नहीं चल पा रहा है। मैंने कहा मूर्खों, अकेला योगी 20 करोड़ को चला रहा है, ना उस पे कोई हवाई जहाज है, ना F-16 है। टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 19-19.5 करोड़ है, अकेला चला रहा है, पूछ ही नहीं रहा किसी से। 20 ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं हो रही वहां। अब वहां पे गुहार लगाई जा रही है, 6-6 इंच लंबी, 1-1 मीटर लंबी डालियां कह रही हैं गलती हो गई, अल्लाह खुदा के वास्ते माफ कर दो, आखिरी बार हुई है गलती। उसने कहा ना, इसलिए मैंने कहा कि धन्य है आप लोग, समय रहते अपनी गलती का एहसास कर लिया और सही लोगों को चुनाया आपने। मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो सरकार, जो लोग इस राष्ट्र को बचाएंगे, उनके लिए कितना भी लड़ना पड़े लड़ूंगा। स्थिति वापस ले जाना चाहता हूं। वो 70 साल से जम्मू कश्मीर की इस्लामिक हुकूमत से, जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, 90% कानून उस विधानसभा में एंटी हिंदू हुए। सरकारें आई, सरकारों को ब्लैकमेल किया गया, वहां का आतंकवाद, वहां का सेपरेटिज्म, और वहां की सरकारें एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती थी। दिल्ली की सरकार को झुकाना है तो आतंकवाद को बढ़ा देना है, दिल्ली की सरकार को दुनिया में बदनाम करना है तो हुर्रियत को आगे बढ़ा देना है। तीनों का ऐसा एपरेटस मिला हुआ था कि आप हुर्रियत को पुचकारते थे। और यह भी शायद आपको खबर नहीं होगी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम तो सुना है आप लोगों ने,
देखा होगा उसमें कितने बहादुर बहादुर लोग हैं। भारत सरकार 100 करोड़ रुपया पर ईयर उन पे खर्च करती थी। जो भारत के संविधान को आग लगाते हैं, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जो भारत की पार्लियामेंट को नहीं मानते, जो उस जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करने के लिए मुहिम चलाते हैं, इस देश की बौनी सरकारों की मजबूरियां देखिए कि उन जैसे लोगों को एक आदमी का उठना बैठना जाना खाना पीना बीमारी उनके इलाज के ऊपर 100 करोड़ रुपया पर साल का बजट था। कोई पूछना ही नहीं चाहता। एक राज्य जिसका जीडीपी में 0% कंट्रीब्यूशन है, मेरे और आपके टैक्स से पलने वाले लोग इस देश में देशद्रोही पैदा कर रहे थे। हमारी पुलिस, हमारा भाई फौज का सबसे ज्यादा अगर भारत में अपने ही इंटरनल आतंकवादियों से मारा गया है, उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। हर मां ने अपने बच्चे को भेजा कि वो वहां जाएगा, बॉर्डर पे लड़ेगा, पूरा तंदुरुस्त भेजा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस इस्लामिक आतंकवाद को सरकारों ने पनपाया, सत्ता पे बैठने का रास्ता देखा, वो बच्चे जो साबुत घर से गए थे वो वापस लौट के आए तो हिस्सों में नहीं थे। हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव का बच्चा जम्मू कश्मीर में इंटरनल जिहादी आतंकवादियों से न मारा गया हो, इस्लामिक आतंकवाद का शिकार न हुआ हो। वही राज्य कहता है कश्मीर को जमहूरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए और कश्मीरियत चाहिए। यानी इस देश में बाकी 30 सूबों को इंसानियत नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें ही चाहिए। यह अल्लाह के फरिश्ते हैं। वहां 100 करोड़ से घटते घटते बजट ही समाप्त हो गया है। ये अंदरूनी तकलीफें हैं। लोग सड़क पे पत्थर इसलिए नहीं मान रहे कि हज करते वक्त पता चला कि शैतान को पत्थर मारा जाता है। हज की एक परंपरा है कि हज जब आप जाएंगे तो जब तक वो अराफात की पहाड़ी पे एक बड़ा सा पत्थर है उस पे उठा के कंकड़ नहीं मारेंगे, उसे शैतान माना जाता है। इसलिए पत्थर मारने की परंपरा यह है कि जिस पे ऊपर पत्थर मार रहे हैं ये इस्लामिक लोग, इसका मतलब है वो शैतान है। ये नई परंपरा नहीं है, ये वहां से आई है। जो आज देश को जलाने उतरे हैं, जो देश में आग लगाने उतरे हैं, उनका दर्द समझिए क्या है। आपने ऐसा डॉक्टर भेजा है बिना सर्जरी के इलाज कर रहा है। लोग, एक बहुत बड़े कवि हैं, उनकी 2 लाइनें मुझे इस स्थिति पे ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि न जाने कैसा ये आलम हुआ कि लोग हंसते हंसते रोने लगे, रोते रोते हंसने लगे। ये स्थिति वही है। धारा 370 और 35A नहीं हटी है। धारा 370 और 35A को बारीकियों में अगर आप जानते, जितना मैं 20 साल से पढ़ते पढ़ते थक गया, ये धारा नहीं हटी है। ये भारत के अंदर, आजाद भारत में बौने नेताओं के दबाव में पिछले 70 साल में एक पैरेलल सत्ता थी, जो इनविजिबल सत्ता थी, जो आदर्श सत्ता थी, उसको समाप्त कर दिया है। संकट यह है कि लोग कह रहे 335, 370, 370, लोगों को पता नहीं है दर्द कहां हुआ है। ये जो एक मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही आप इस देश में संविधान की बात करेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमारा मजहब पहले है, हम आईन को नहीं मानते, हम शरिया को मानते हैं। जब उसने संवैधानिक तौर पे काम कर दिया तो बोले नहीं नहीं, हम संसद को नहीं मानते, हम भीड़ को मानते हैं। वो आदमी भी निराला ही भेजा है, वो इनको पूरा इस्लामिक बना के मानेगा, पीछे ही पड़ गया इनके। अल्लाह ने फरमाया है कुरान मजीद में एक जगह, मैं नहीं जानता कि वो कुरान पढ़ के आए हैं या नहीं पाए हैं, या उनके एडवाइजर उन्हें बता रहे हैं, लेकिन काम ठीक राह पे हो रहा है। कुरान मजीद में एक जगह लिखा हुआ है, क्या है मुसलमानों, मेरे ऊपर ईमान लाने वाले लोगों, मैंने इस कायनात
इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हारी जितनी भी जरूरतें हैं उसका मैंने इंतजाम किया हुआ है। मेरी एक ही शर्त है कि मैंने तुम्हें जिंदगी जीने के जो रास्ते बताए हैं उसी पे चलते रहना, और अगर तुम मेरे बताए रास्ते से उतरे तो मैं इस जमीन पे कुछ लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। इसलिए मैंने कहा पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तो एक ही ने पढ़ा है कई करोड़ों में से। अगर आप सबने पढ़ लिया तो ये फिर पत्थर अपने ऊपर मारेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको लड़ने के लिए कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार पहली बार कर रही है। लेकिन मेरी शिकायत, मेरी तकलीफ, इस बात से मत खुश होइएगा। सरकार में हम हैं, बिल पास हो गया है, कानून बन गया है। कानून बहुत सारे बनते हैं इस देश में, लागू नहीं होते। आपकी जिम्मेदारी इस सरकार से 1000 गुना है। 1 मिनट के लिए भी अगर आप अगले 10 साल तक आपने सोने की कोशिश की तो याद रखिएगा, जो ताकतें आपकी ताकत को पहली बार एहसास कर रही हैं, वो इस बात से डरी हुई हैं कि अभी तो सिर्फ इन्होंने कुर्सी से उठने और बैठने का ही काम किया है। अगर पूरी तरीके से ये हटी तो हमारा क्या हाल होगा। लिहाजा उस वक्त के आने से पहले सड़कों पे तमाशा करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नाजान अनजान नहीं है, वो इतने नादान नहीं कि उनको नहीं पता क्या कानून पास हुआ है। मैंने उनको, कई मित्रों को मैंने कहा अलग अलग समय पे जो लोग आते हैं उनकी फितरत को समझना चाहिए। तुम जिन्हें मजाक जिनसे कर रहे थे, मजाक मजाक में 2014 हो गया। तुमने गालियां दी इस देश की उस मेजॉरिटी को जिन्होंने सरकार को बनाया। कई एडिटर देश छोड़ के जाना चाहते थे, बहुत सारे बड़े बड़े दानिश्वर, उन्होंने बड़ी बड़ी कस्में खाई। उनको लगा 2014 का दबाव बनाएंगे, क्योंकि उन सब की दुकानें भी इसीलिए चल रही थी कि सनातन समाज सोया हुआ था। इसलिए जो दिल चाहे गाली दे दो, कैसी भी गाली दे दो। कोई भगवा आतंकवाद कह रहा है, कोई भगवा रेप कह रहा है, इट्स फ्री फॉर ऑल। लेकिन आपने पहली बार नोटिस लेना शुरू कर दिया। जिसने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया, कमाल, यही तो डर है उन्हें। यह बड़ा आदर्शवादी समाज है। हम आदर्श आज भी बड़े बड़े रखते हैं, हम हर छोटी बात में बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं। आदर्श वहीं चलता है जहां आदर्श समाज होता है। जब समाज भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया हो, जंगल राज में तब्दील हो गया हो, कोई सुप्रीम कोर्ट की ना सुन रहा हो, कोई पुलिस की ना सुन रहा हो, ऐसे में आदर्शवाद अपने घर पे रख के आई है। लिहाजा जैसे ही यह खबर आई कि आर्टिकल 35A पे चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्योंकि आप इतने डर चुके थे या उन्होंने इतना आपको डरा दिया था कि आर्टिकल 35A की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। शपथ लेके इस देश की एक मोहतरमा मुख्यमंत्री, जो जाड़े गर्मी में दोनों वक्त स्कार्फ पहनती हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान करके कहा, यह बात छुपी हुई नहीं, टेलीविजन पे है, और देश की प्रतिक्रिया नहीं आती। आप रिएक्शन नहीं देते। रिएक्शन का मतलब नहीं है आप किसी को गाली दें, आप भी अपनी बात कह के कॉर्नर तो कर सकते हैं लोगों को। आपने नहीं दिया। उसने कहा आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेके कहती है, लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वो एक पैरेलल सत्ता है, उनको कुछ नहीं कहना है।
उनको आप कहेंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, एंटी मुस्लिम हो जाएंगे और फिर तरह तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे साथियों ने, जिसमें से अब एक नहीं है, उस दबाव को बर्दाश्त किया। आर्टिकल 35 को जब सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया तो शायद हमको भी अंदाजा नहीं था कि इस देश में इतना बवाल हो जाएगा, लेकिन हमने 3-4 साल तक उस लड़ाई को लड़ा। लेकिन इस बीच में उस पार्टी, हमारा जो साथी था, वो अजीबोगरीब हालात में हमारे बीच से चला गया। न हम बहुत पैसे वाले हैं, न हमारा कोई सत्ता से संपर्क है, न हम किसी संगठन के सदस्य हैं, न हमारा कोई आगा है, न पीछा है। हम टिपिकल जुनूनी किस्म के आदमी थे। हमको लगा कि साथी हमारा चला गया है, उस पे गम करने का बहुत हमारे पास समय नहीं था। फिर हमने ये तय किया कि क्या इस देश के लोग, अगर उनको ये 35 की सच्चाई बताई जाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बताई जाए, तो क्या ये उठ के खड़ा होगा? कई सारे सवाल थे, नौकरी को छोड़ना पड़ा और फिर गली गली हम घूमे। लेकिन आज मैं आपके बीच में हूं, पूरी ताकत से जितने भी दबाव थे, उन दबाव में कभी विचलित नहीं हुए हम, और सबको बताया, पूरी दुनिया को, कि यह आर्टिकल 35 क्या है, कैसे आया, क्या इसके प्रोविजन हैं। इस देश ने कभी आर्टिकल 35 नाम की चिड़िया का नाम नहीं सुना था। जब बताना किया तो लोग हमसे पूछते थे ऐसा है क्या। हमने कहा ये संविधान पढ़ लो यार, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें ही पता है और आपको नहीं पता है। आपने कोशिश नहीं की, हमको चढ़ गया इसलिए हम कर रहे हैं। पूरे देश में एक ऐसा जनजागरण हुआ, हर उस आदमी में जिसमें हजारों लोग यहां बैठे होंगे, उन्होंने उन्हीं स्पीचेस को, मेरी को दुनिया भर में फैलाया और दबाव बना। और जब समाज दबाव बनाता है तो जो पार्टी 370 पिछले 70 सालों से अपने मैनिफेस्टो में लिख रही थी, उसने 2019 के चुनाव के बीच में जब मैनिफेस्टो जारी किया तो कहा कि हम 370 भी हटाएंगे और 35 भी हटाएंगे। इसलिए मुझे यकीन है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि मेरी जो बातें हैं अगर आपको तथ्यात्मक लगती हैं, क्रॉस चेक करने के बाद ठीक लगती हैं, तो सच बोलिए। अगर आप आज भी सच नहीं बोले तो फिर यह मौका नहीं आएगा। पूरी ताकत से बोलिए, अपने हित, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, ब्राह्मण ठाकुर, इसमें मत पड़िए। आपकी क्या कास्ट है, आप बहुत महान कास्ट में हैं, आप बहुत पुरुषार्थ वाली कास्ट में हैं, आपकी कास्ट आपके घर के अंदर सीमित रहनी चाहिए। घर से बाहर निकलने के बाद सिर्फ आप सनातन हैं और कुछ नहीं है। जो कमी, जो गलतियां हमने की हैं, जिन गलतियों के कारण बौनों के भी बौनों ने हमारे ऊपर राज कर दिया, हमको छिन्न भिन्न कर दिया गया है। हम आज निहायती छोटी छोटी चीजों में फंस के रह गए, इसलिए बड़ी तस्वीर को कभी देख ही नहीं पाते और बड़ी चीज से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप सब लोग, आपने किस पार्टी को वोट दिया है, नहीं दिया है, यह विषय नहीं है, लेकिन एक बड़े होराइजन पे बहुत कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जो हम सब ने नहीं सोचा था। आर्टिकल 35A का दूसरा कुकर्म बताता हूं क्या है, क्योंकि अभी किसी ने मुझसे बातचीत में कहा कि इस जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट के अंदर जय भीम और जय मीम का नारा लग रहा है। मैं उनके लिए आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूं, वहीं पूछिएगा रोक करके। जम्मू कश्मीर में 1957 में स्वीपर्स की स्ट्राइक हो गई, क्योंकि शेख साहब हैं, वो करते हैं, बाकी काम नहीं करते। उस स्ट्राइक का रेमिफिकेशन देखिए। स्ट्राइक तो इस देश में बहुत सारी जगह होती होंगी। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि शहर में महामारी फैल गई है, पूरे राज्य के हालात खराब हो गए हैं,
हिंदुओं में एक कोई कम्युनिटी होती है वाल्मीकि, कहीं से ढूंढ के लाओ उन्हें, और जो हमारी गंदगी साफ कर सके। उनकी कैबिनेट के 2 मंत्री पठानकोट, अमृतसर गए और 200 वाल्मीकियों को लेकर जम्मू आए। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने उनसे कहा, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको नागरिकता भी देंगे, क्योंकि 35A की वजह से नागरिकता का भी मामला था। 57 में उन 200 वाल्मीकियों को यह भी नहीं पता था कि नागरिकता क्या चीज होती है। उनको नौकरी मिल गई, दे वर हैप्पी। लेकिन कितने झूठ और मक्कार हैं कश्मीर के मुसलमान, मैं यह बात कहना चाहता हूं आपसे। वो काम करते रहे, उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक दिन पता चलता है, हम जैसे पागल जब ये 35A की लड़ाई लड़ रहे थे तो कुछ दलितों के पास गए, वो भी कहने लगे कि हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। हम चले गए उनके पास। किरण जी चली गई मेरे ख्याल, उठ के आ रही हैं। आप सोचिए कि वो 200 वाल्मीकि, उनकी गिनती आज 2.5 लाख है। उनको नागरिकता नहीं दी क्योंकि 7.5 लाख हिंदुओं को भी नहीं दी, इनको भी नहीं दी, समझ में आता है। लेकिन नफरत का आलम देखिए कि शेख साहब को अपनी गंदगी भी साफ करानी है, बुला के भी लाए, वो काम भी कर रहे थे, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जो देश को नहीं बताया। कश्मीर में किसी तरीके से इसका प्रचार ना हो जाए उसको नहीं बताया। मेरा गुस्सा उन लोगों से है जो कश्मीर की विधानसभा में उन मुसलमानों के अलावा जो कुछ हिंदू थे उन्होंने क्यों नहीं बताया। कौन सी सत्ता की लालच थी कि आपने इतना बड़ा जघन्य अपराध होने दिया। जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या कहा गया और उसे पास करके रख दिया गया। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यह था कि ये 200 जो वाल्मीकि आए हैं ये जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये MBBS की पढ़ाई करें, ये इंजीनियर की पढ़ाई करें, ये MBA की पढ़ाई करें, ये पढ़ के डॉक्टर बन जाएं, ये पढ़ के इंजीनियर बन जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य सिर्फ उन्हें भंगी की नौकरी देगा और कोई नौकरी नहीं देगा। यह बात अगर हिंदुस्तान के किसी और शहर में होती तो अभी इस देश के दलित लीडर सड़कों पे आ जाते, आग लग जाती। वो 2.5 लाख लोग जो 200 थे वो 2.5 लाख हो गए। उनके यहां के बच्चे आपके शहर राजस्थान में भी आए हैं, आप मुंबई भी गए हैं, गुजरात भी गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ऐसी लड़कियां हैं जो नेशनल चैंपियन हैं। कभी आप उनसे भी हाथ पकड़ के बात करते तो जो तकलीफ मेरे अंदर है आपके अंदर ज्यादा होती है। वो जनरेशन जो आज हमारे बीच में बैठी हुई है, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, जो 24 घंटे इंटरनेट पे है, जो पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, उसके अलावा उसकी दुनिया के अंदर और कुछ नहीं है। वही जनरेशन, उसी उम्र के बच्चे जम्मू कश्मीर में इस सब के बावजूद भी कि इंग्लिश सिस्टम आ गया, कच्ची डलिया में शेख साहब की गंदगी को सर पे रख के जहां से बहता हुआ उनके मुंह से होता हुआ गंदगी उनके कपड़ों पे जाती थी, वो इस जनरेशन तक ने किया। वो लोग जो 35 हटा है, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा लिबरेशन है तो उनके लिए है आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो संविधान आज डस्टबिन में डाल दिया गया। आप सोचिए, जो अल्लाह का नाम, जो निजाम मुस्तफा बार बार बात करते हैं कि हम कश्मीर में निजाम मुस्तफा स्थापित करना चाहते हैं। मक्कारों, थोड़ा तो शर्म करो यार, थोड़ा तो ईमानदारी से बोलो। थोड़ा सा ज़र्फ अगर तुम्हारे अंदर बचा है मुसलमान होने का तो कम से कम उसका ही भ्रम रख लो यार। हम तो पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते थक गए।
कि इस्लाम में सब बराबर हैं, इस्लाम में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमने तो प्रेमचंद की कहानी पढ़ ली ईदगाह, तब से यही समझ रहे थे कि इस्लाम यही है। जम्मू कश्मीर में सारी लड़ाई निजाम मुस्तफा की हो रही है, लेकिन निजाम मुस्तफा के बारे में जो कहा गया है, जो कंसेप्ट है, उसमें सिर्फ इतना ही है कि सब बराबर हैं, किसी का कोई फर्क नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। यह कहा जाता है निजाम मुस्तफा में, लेकिन 57 देशों में से कहीं निजाम मुस्तफा नहीं है। उसके मानने वाले, सुबह से लेकर शाम तक उसकी बात दुहाई देने वाले, उन लोगों ने उस नस्ल को कहा कि आपके बच्चे पैदा हों, आपके बच्चे पैदा हों। आज उनकी चौथी जनरेशन है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो जघन्य अपराध हुआ कि आपने उन 200 लोगों को जो 2.5 लाख हो गए हैं, उनके बच्चे आज बड़ी बड़ी जगह जा सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने संविधान में यह प्रोविजन कर दिया। कहीं आपने इस देश में कोई डिबेट सुनी, कोई सेमिनार सुना, कोई हंगामा सुना? कहीं पत्थर फेंके गए? किसी को अल्लाह का नाम याद आया कि नहीं याद आया? किसी को लोकतंत्र का ध्यान आया कि नहीं आया? किसी को संविधान के बारे में, संसद के बारे में कहा? कहां है मायावती, कहां है प्रकाश अंबेडकर? कहीं नजर नहीं आते मुझे। आज उनसे जाके पूछिए, 2.5 लाख लोग, वो बच्चे जो आज नेशनल चैंपियन हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र जाकर के एमबीबीएस की डिग्री ले ली है, लेकिन जब वो नौकरी मांगने आई तो उससे कहा कि नहीं, पहला तो आप यहां की नागरिक नहीं हैं, दूसरा आप दलित हैं, और इस कारण आपको नौकरी सिर्फ हम देंगे तो सिर्फ स्वीपर की देंगे। सोचिए कि कितनी नस्लें इस अरमान को लेकर मर गई होंगी। हम तो आज भी वो काम सोच नहीं सकते जो आज जम्मू के अंदर नाले पे रह रही हैं पिछले 70 सालों से। किसी ने सुध नहीं ली। न मुसलमान का इस्लाम जागा, न हमारे हिंदुओं का पुरुषार्थ जागा, न किसी ने यह चेतना की कि यार ये कैसे हो सकता है, इसको डिबेट करें, इस पे चर्चा। सब साइलेंट। इसलिए मैंने कहा कि जो आज का चैलेंज है, जिनके बारे में आपने कहा है कि आंतरिक चैलेंज क्या है, आंतरिक चैलेंज यह है कि हटाई धारा हमने जम्मू कश्मीर में है, 35 पे हटाई हमने, हमारे घर का मामला है। दर्द पाकिस्तान में हो रहा है। अब है कि नहीं है? हमारे देश की इंटरनल समस्या का रेमिफिकेशन विदेश से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जम्मू कश्मीर में जो आतंक है वो है इंटरनल, लेकिन उसके तार बाहर से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हमारे घर का मामला है। हम किसको नागरिकता दें, किसको ना दें? बांग्लादेश में रैली निकल रही है, पाकिस्तान में लोग पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। तो समस्या यह है कि आपने पिछले 70 सालों में जाने अनजाने में, सत्ता के लालच में, एक पैरेलल सत्ता खड़ी हो गई है इस देश के अंदर, और वो इतनी ताकतवर है कि 1976 में भारत की पार्लियामेंट में चर्चा हुई और 42वां संविधान संशोधन पास किया गया और कहा गया केंद्र सरकारों से, राज्य सरकारों से कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर और फैमिली प्लानिंग पे तत्काल कानून बनाएं। यह 76 में पास होके अमेंडमेंट में आके उसकी 7वीं सूची में है, आपने उसको बंद करके रख दिया, क्योंकि जैसे ही आप इसे छुएंगे सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सवाल यह है, जितनी चीजें बंद करके रखी थी ये सभी खोल रहा है। तकलीफ यह नहीं है, ये पत्थर इसलिए नहीं मारे जा रहे हैं, ये पत्थर इसलिए मारे जा रहे हैं कि 70 साल में हमने डरा करके इस देश की मेजॉरिटी को पंजों पे खड़ा रखा था। वो कुछ भी उनको नहीं डरा रहा है, तब भी डर लग रहा है। इसलिए ये चीज खत्म ना हो जाए। अगर ये खत्म हो जाएगी तो जो हमारी दुकान चल रही थी, जो हम ब्लैकमेल करते थे सरकारों को, वो ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, या और अभी बहुत सारे आने हैं, बेफिक्र रहिए। लोगों को अपने मिजाज में मैं अटल बिहारी वाजपेयी का एक फेमस उनका स्टेटमेंट है, पब्लिक डोमेन में नहीं आया और ये राम जन्मभूमि के दरमियान है,
मैं आज जब उस बात को सोचता हूं कि ये अटल जी ने 50 बार सुना मैंने उसको, क्योंकि वो सारा का सारा वीडियो जो है उस वक्त का है जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट चल रहा था और अटल जी लखनऊ में भाषण दे रहे थे। उन्होंने बड़ी बात कही, लेकिन उस वक्त उनको इस बात को सीरियस नहीं लेना था, क्योंकि अटल जी पावर में नहीं थे। अटल जी ने कहा कि अगर जिन लोगों को यह लगता है कि हमारी पूजा पद्धति से उनको तकलीफ है, तो फिर उन्हें अपनी पूजा पद्धति बदल लेनी चाहिए। यह बयान आज के दौर में कोई देता तो कहते बड़े कम्युनल लोग हैं। यह अटल जी का फेमस कोट है। हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर किसी को लगता है कि उनका फेथ जिंदा है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अपना फेथ बदल लें, अपनी पूजा पद्धति बदल लें। अगर ये कोई आज बात कहता तो लोग कहते बड़ा कम्युनल है। हम तो कुछ सच बात सुनना नहीं चाहते। ये जो 15 साल की ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर आया है, इसको लोग मजाक में ले रहे थे शुरू शुरू में। मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यह समझ नहीं आता कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। आप दोनों ही स्थिति में हो जाते हैं। और बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। जो 14 में नहीं हुआ वो 19 में कर रहा है। और बहुत लोग सड़क पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नागरिकता हमारी लेने वाला है। हमें, आपको पता नहीं, बांग्लादेश की खबरें नहीं पढ़ रहे आप लोग। आप लोगों को एक अच्छी खबर बता दूं कि बिना लड़े भी कैसे काम होता है। पटेल साहब को मैंने देखा नहीं, उनकी बातें सुनी है। इसकी बातें भी सुन रहा हूं, इसका अंदाज भी देख रहा हूं। 300 के जत्थों में, ये वहां की खबर है बांग्लादेश की। यहां कहा गया, आपके आदमी ने कहा, एक एक को निकालूंगा पूरे देश से, चुन चुन के निकालूंगा, एक को भी नहीं रहने दूंगा। ये उसने कह दिया, वो भूल गया, आगे काम में लग गया। अभी कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं डिटेंशन कैंप बना दिए गए हैं, इसमें बंद करेगा, ये इसमें रखे जाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि राज करने की अपनी एक कला भी होती है। कोई जरूरी नहीं है हर एक को बंदूक से मारो। मीडिया ने डिटेंशन कैंप दिखा दिए, देखो ये हैं, इसमें बंद करने वाला है। और यह भी सबको पता है कि इसके पास अभी 4.5 साल बचे हुए हैं। मीडिया ने डिटेंशन कैंप दिखाए और वो बता रहा यूं यूं करके। पार्लियामेंट का जो भाषण था 370 पे, उसे अगर आप लोग सीरियसली देख लेते तो लगता था कि ट्रेजरी बैंक से कहीं इधर ना चला जाए, गुलाम नबी पे ही ना 2-4 हाथ पड़ जाए कहीं। इतने गुस्से में था। और कहा कि हम ये भी लेंगे, हम पीओ को भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे। उसने बची ऊंची लड़ाई भी लड़ दी। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये भाषण उसका पार्लियामेंट में है, कहीं इलेक्शन में नहीं दे रहा है। वो पार्लियामेंट के भाषण का मतलब होता है, वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है। 300 के जत्थों में पिछले 10 दिन से हमारे वो मित्र हैं, उनका नाम मत पूछिए, बड़े पद पे बैठे हुए हैं। बोले पुष्पेंद्र, अमित शाह के बयान के बाद से खुद ही बांग्लादेशी वहां जा रहे हैं कि वो बंद कर देगा हमें, हम आ गए वापस। अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आप वहां के अखबार पढ़िए, रोज 300-400 पहुंच रहे हैं बगैर कुछ कहे। न कोई अब ये रोक भी नहीं पा रहे बेचारे, हामिद अंसारी रोक नहीं पा रहे उन्हें, वो जा रहे हैं वहां। तो कभी कभी आप सत्ता यानी स्टेट ऑफ आर्ट क्या चीज होती है वो भी समझना चाहिए। गलत वक्त पे इन्होंने एजिटेशन कर दिया है। ये जो एजिटेशन इन्हें अभी नहीं करना चाहिए था, इन्होंने अपनी एनर्जी खामखा जाया कर दी। अभी तो वो कह रहा है कि मैंने नागरिकता देने वाला कानून लाया हूं, अभी दे दूं सबको मैं, पहले मुझे देनी है, जिस जिसको मैं देना चाहता हूं देना। लेने वाला तो अभी लाऊंगा।
ये इनको पता है, इसलिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। इसलिए यहां से लेकर के मुंबई तक कोई फैज अहमद फैज का गाना गा रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई कह रहा है हमें भारत के संविधान पे बड़ा यकीन है, आवाज ही नहीं निकल रही। वो कह रहा है जो संविधान में लिखा है वो करूंगा मैं। अभी उसी में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह संविधान में लिखा है। इसलिए इस देश की पार्लियामेंट में बहुत सारे काम हुए, लेकिन पूरी दुनिया में रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि पूरी दुनिया को लगता था, पड़ोसी मुल्कों को लगता था कि ये हमारे यहां बहुत सारे संशोधन आएंगे, कुछ बिल आएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन इस पे कभी एक्शन नहीं होगा। इसलिए एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, घबराहट पड़ोस में इसलिए नहीं है कि 370 हट गया है। घबराहट इसलिए है कि 24 फरवरी 1994 को भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जानते हैं आप उन्हें? आधुनिक भारत का चाणक्य था। मैं अपनी बात किसी के लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं करता। उनके पर्सनल सेक्रेटरी 30 साल से साई की तरह उनके साथ हैं, वो जीवित हैं। एक घटना में मैंने ऐसे ही पब्लिकली कोई बात कह दी, मैं कोई 20 साल से उनसे मिला नहीं। उनका फोन मेरे एक मित्र के पास आया और उन्होंने कहा कि पुष्पेन से मुझे बात करनी है। वो एक ही बात पूछ रहे थे कि ये तो सिर्फ उन्हें पता थी और मुझे पता थी, तुम्हें कैसे पता है ये बात? मैंने कहा ये मैं क्यों बताऊं, मुझे कैसे पता थी जब आप नहीं बता रहे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया और उस ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ कश्मीर को लेकर के, और उस प्रस्ताव में यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है। वामपंथी कुर्सी से कूद गए, उन्होंने कहा क्या आदमी, ये तो हमारी बात कह रहा है। और कौमा लगा के, क्योंकि जितना अटल जी पॉज लेते थे उतना ही पीवी नरसिम्हा राव लेते थे। और यह ध्यान रखिए कि पीवी नरसिम्हा राव अटल जी को अपना गुरु मानते थे राजनीति का, ओपन है, उनकी किताब में है। एक किस्सा सिर्फ इतना है कि उन्होंने कौमा लगा के आगे कहा कि सिर्फ विवाद जम्मू कश्मीर में इतना ही है कि जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उसे वापस लेना है। अब ये पारित हो गया, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई चीज सर्वसम्मति से पारित हो जाती है तो वो फिर सरकार की नहीं रहती है, वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। कभी ना कभी सरकार को उसको पूरा करना होता है। आपने ध्यान नहीं दिया, लोकसभा में जब ये डिबेट चल रही थी तो वो जो कह रहे थे हम पीओके भी लेंगे, चीन भी लेंगे, उसी वक्त एक मंत्री खड़े हुए जो जम्मू कश्मीर से थे और उन्होंने बहुत जोर से कहा, जो बात मैंने आपके सामने दोहराई है, उन्होंने पूरी ईमानदारी से 1994 का वो प्रस्ताव कहा, ये हमने पास नहीं किया है, ये पीवी नरसिम्हा राव करके गए थे, हम तो आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इनसे न रोया जा रहा है न हंसा जा रहा है। तो कुछ चीजें होती हैं, उन्हें बड़ी समझदारी से करा जाता है। अब बार बार लोग ये पूछते हैं हिंदुस्तान के, पीओके हम कब लेंगे? ऐसा लगता है कि प्याज हम कब लेंगे, आलू कब लेंगे, यानी पहले तो हमने सोचा ही नहीं था और अब इतना आसान लग रहा है कि पीओ के बाद हम अक्साई चीन लेंगे। फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान कब आएगा। अरे मैंने कहा भाई इतनी तेजी से मत चलो, जो है उसे पहले संभाल के रखो, क्योंकि कुछ लोग आग लगाने पे तुले हुए हैं। तो आप करते क्या हैं कि पीडीपी का वो एमएलए एमपी, जब चर्चा हो रही थी सिटीजन अमेंडमेंट के ऊपर, तो आप सोचिए उसकी बेहयाई देखिए। हम में से आप में से कोई होता तो शायद हम सुन के भी हम छोड़ के भाग जाते लोकसभा, लेकिन उस मक्कार की मक्कारी देखिए, भरी लोकसभा में भाषण दे रहा है और कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को आप क्यों नहीं नागरिकता देंगे? आप
किसी ने उससे पूछा, ए मक्कार तू ये बता, भारत के संविधान के तहत जम्मू कश्मीर, भारत की सरकार के टैक्स पे पलने वाला जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जिसका जीडीपी में 0% कंट्रीब्यूशन है, वो कश्मीर जिसको में सबसे ज्यादा सेना मारी जाती है, वो कश्मीर जहां 1 लाख करोड़ 80,000 करोड़ सक्सेसिव सरकार आके पैसा देती है, तुम्हारी तो पॉपुलेशन 1.5 करोड़ थी। तुमने तो अपने राज्य में हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू को नागरिकता देने से मना कर दिया, और तुम हिंदुस्तान के लोगों से और सरकार से कहते हो कि पाकिस्तानी को यहां नागरिकता दे दो। यह मक्कारी देखिए, एक छोटा सा राज्य, आप तो हिंदुस्तानी को वहां नहीं आने देना चाहते। और दूसरा बड़ा खुलासा, जिस आर्टिकल 35A की वजह से आप और मैं, रेस्ट ऑफ द इंडिया का कोई आदमी जम्मू कश्मीर में जाके नहीं बच सकता था। वो 7.5 लाख लोग जो हिंदू थे, वो जम्मू कश्मीर के 70 साल से नागरिक नहीं थे। वो मेरे और आप जैसे हजारों लोगों की प्यार मोहब्बत से जाने वाली इमदाद से पलते थे। उनके बच्चे कब पैदा हुए, कब मर गए, पूछा नहीं किसी ने। कब ठंड है, कब जाड़ा है, कब गर्मी है, कोई नहीं पूछने गया। उन्होंने उन तक को नहीं दिया नागरिकता, मुझे नहीं दिया, आपको नहीं दिया, लेकिन उन्होंने क्या काम किया। और इसके बाद भी कहते हैं वो सेकुलर हैं। 450 किलोमीटर दूर से चल के बर्मा से निकलने वाला रोहिंग्या मुसलमान जम्मू के अंदर 98,000 बस गया। उसके पास आधार भी है, उसके पास इलेक्शन कार्ड भी है, उसके पास बिजली का बिल भी है। बर्मा से आने वाला मुसलमान इल्लीगल जो इस देश में घुसा है, उसको जम्मू कश्मीर की मुस्लिम सरकार ने नागरिकता दी, लेकिन इस देश के मुसलमानों को, इस देश के हिंदुओं को, और 7.5 लाख हिंदू जो वहां पिछले 70 साल से उसी उनके राज्य में रह रहा है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी। उसका मेंबर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि मुसलमान को आप नागरिकता क्यों नहीं देते हैं जो पाकिस्तान से आया था। ऐसे मक्कार भी भारत की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो इसलिए बैठे हैं कि आप बोलते नहीं हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये करिश्मा अलग ही है कि भारत के इतिहास में पहली बार एक बिल, उस सरकार का बिल जिस सरकार का उस सदन में बहुमत ही नहीं था, उसी में पास करके दिखा दिया। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। कुछ राज ही रहने दीजिए। उस राज्यसभा में बार बार यह कहा जाता था कि जब तक यहां बहुमत नहीं होगा पास नहीं होगा। पहला खेल उन्होंने कहा यहीं पहले पास करके दिखाते हैं, वहां तो हम 303 हैं ही। मैं बार बार एक तरफ इशारा करना चाहता हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी काम करेंगी, लेकिन इस सरकार को एक चीज का बड़ा अंदाजा है, क्योंकि यह सरकार एक ऐसे दौर में आई है जब कम्युनिकेशन में आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, मीना जी क्या कहते हैं, किरण जी क्या, सबका डाटा मौजूद है। उनको पता है 1000 साल के बाद यह समाज पहली बार जागा है, बैठने नहीं देगा। इन्होंने हमें 2019 में इस सत्ता पे इसलिए नहीं बिठाया है कि हमें सड़कें बनानी है और हवाई जहाज चलाना है, यह उनको पता है। इसलिए